हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से पूरी नोट्स बनाने की कोशिश की हूँ। ये बीए की हिस्ट्री ऑनर्स में जो हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान के बारे में 1814 टू 1949 तक में जो पूरी चाइना एंड जापान के बारे में जितनी हिस्ट्री है मैं पूरी उसकी कोशिश करूंगी कि पूरी नोट्स बना दूं। आज मैं अफीम युद्ध के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले पूरी जापान की क्या हिस्ट्री थी मैं उसको नोट्स के ज़रिए नहीं बल्कि मैं आपको ज़बानी आपको पूरा बता दूंगी, ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए कि जो अफीम युद्ध जो अफीम जो वार हुआ था उसका वो किस सन से हुआ था, कब तक हुआ था, तो उससे पहले की क्या डायनेस्टी चलती थी वहाँ पर। मैं इसको ऐसी सिर्फ ज़बान से मैं इसको लेक्चर दे दूंगी, आप लोग उसे समझ लीजिएगा। उसके बाद अफीम युद्ध की जो नोट्स मैंने दी है उसे आप लोग क्लियर पूरा समझ पाएंगे तभी। तो जो लोगों ने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मेरी नोट समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफीम युद्ध के बारे में। तो देखिए, अफीम युद्ध के बारे में जो बताया जा रहा है, तो 2 अफीम युद्ध हुए थे ना, तो 1839 टू 1842 तक में हुआ था। उसके बाद सेकेंड जो बैटल ऑफ अफीम थे तो वो 1856 टू 1816 तक में हुआ था। लेकिन ये बीए फाइनल की यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट टॉपिक के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले जो हिस्ट्री है पूरी उसकी चाइना की पूरी मैं उसको पहले डिस्कस करूँगी। तो देखिए, पहले हिस्ट्री अगर देखी जाए तो चाइना की तो 2000 साल तक वहाँ पे जैसे इंडिया में ये दिखाया था कि कई डायनेस्टी चलती थी। जैसे सैयद पहले तो क्या नाम है वो, जैसे गुलाम वंश हुआ था, उसके बाद सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, उसके बाद मुगल डायनेस्टी आई। सब कुछ करते करते कई डायनेस्टी चली थी। तो ऐसे यहाँ पर इसमें चाइना में जो होता था ना, वो जो भी डायनेस्टी रहती थी वो एक ही रहती थी। और अभी तक 2 सामने आई है, एक क्वीन थी और एक मिंग करके थी। ये 2 डायनेस्टी थी, लेकिन जो पहली डायनेस्टी किंग करके थी, तो ये डायनेस्टी जो है, जो चिंग वाली डायनेस्टी है, वो 2000 साल तक चली थी। और 2000 साल तक की ये वो 17th सेंचुरी में जो चिंग वाली जो डायनेस्टी थी वो 17th सेंचुरी में थी, और 19th सेंचुरी में मिंग डायनेस्टी आई थी। तो आप लोग देखिए, किंग एंड मिंग में यहाँ पे आप रफ में बता दे रही हूँ। एक थी ये क्वीन करके थी, ये 17th सेंचुरी में आई थी, ये 17th सेंचुरी में आई थी। और जो क्या नाम है मिंग करके आई थी, मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए, बहुत से आवाज़ से भी नहीं समझ में आता है। ये 19th सेंचुरी में आई थी। और देखिए, वहाँ पे बताया जाए तो 2 इम्पॉर्टेंट, ये देखिएगा, जो चिंग, इसको किंग है लेकिन चिंग लोग बोलते हैं, ये 17th सेंचुरी में थी, और जो मिंग है वो 19th सेंचुरी में आई थी। तो खैर इसको हटाते हैं। उसके बाद देखिए मैं बताऊँगी, तो उसमें 17th सेंचुरी में जो चिंग करके आई थी वो 2000 ईयर तक वो डायनेस्टी चली थी। उसके बाद देखिए, वहाँ पर जो 3 बिग सिटी में बात की जाए, इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ चाइना में, तो बीजिंग थी, नैनजिंग थी, और तीसरी जो थी वो हैंगकांग के पास, वहाँ पर हैंगकांग के पास, जो हैंगकांग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वहाँ पर जो थी तो गुंग्राजियस नाम की थी। तो बीजिंग जो थी, बीजिंग में जो एक बादशाह बैठने की कोशिश की थी, तो यंग शेकाई जो थे वो आर्मी थे। 1911 की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ जो चिंग जो डायनेस्टी थी उसके बारे में यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे समझ लिए बस इतना था कि वो वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट नदी भी थी, जो हंग रिवर कहते थे, और उसको येलो रिवर भी कहते हैं। और जो दूसरी है यंगटेस है, दूसरी है यंगटेस। तो उस 2 नदी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस होता है कि वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट नदी थी। तो जो पहली बताए हंग रिवर थी, उसको येलो रिवर भी कहते हैं, और उसको सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर नदी बहुत ज़्यादा आती है, और बाढ़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, आती रहती है, तो वहाँ कई लाखों लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए वहाँ उस नदी का नाम सॉरो ऑफ चाइना भी रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट सिटी के बारे में मैंने बता दिया। इम्पोर्टेंट 2 रिवर थे, जो क्या नाम है बताया गया,
हंग रिवर थे और यंगटेस्ट भी थे। और जो 3 सिटी जो मैं बताई हूँ चाइना की थे, बीजिंग थी, नैनजिंग है और गॉन्ज GUANGZHOUS। तो जंगजस है ये, मतलब मैं बोल रही हूँ तो क्या पता क्लियर ना हो, इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग भी पूरी बता दी है। उसके बाद यहाँ से देखिए 19 to 20 सेंचुरी में जो आता है वो आता है मिंग सिटी आती है, तो मिंग डायनेस्टी आती है, मिंग डायनेस्टी आती है। वो वहाँ जो 19 से 20 सेंचुरी की बात की जाती है तो वहाँ से चीन की, तो यहाँ पे जो यहाँ पे चीन पूरी तरह से लड़खड़ा गया था। यहीं से पूरे मतलब वहाँ पे अंग्रेज भी आए थे, मतलब कई जापान के लोग थे, सब लोग व्यापार करने के लिए आते रहते थे। तो इस वजह से यहाँ मतलब चीन की जो पूरी डायनेस्टी थी, पूरा मतलब सब कुछ यहाँ पर लड़खड़ा गई थी, सब कुछ एकदम कमज़ोर इसकी नींव पड़ने लगी थी। तो इसी वजह से यहाँ पर उसको कहा जाता था द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिटेशन। तो यहाँ पे इसीलिए द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिटेशन कहा गया है, इसीलिए वहाँ पे 19 to 20 सेंचुरी के बीच तक में इसको यही कहा गया था। तो जो देखिए चिंग जो डायनेस्टी थी उसमें मतलब ये क्यों ख़त्म हुआ था, तो अंतिम राजा उसका पुई था, PUY पुई था, जो कि सिर्फ 6 साल का था। तो वहाँ पे वो राजा मतलब एक तो न्यू कमज़ोर उन लोग की मतलब पूरी तरह पड़ी रही थी, उसके बाद वहाँ का राजा जो बना था वो मात्र सिर्फ 6 साल का था। इस वजह से जो क्या नाम है चिंग डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उसी के आगे जब 19 सेंचुरी स्टार्ट होती है तो उसी में ये देखिए बैटल ऑफ अफीम के बारे में यहाँ से ये डायनेस्टी स्टार्ट होती है। जब तक मैं जो ये लेक्चर अभी दी हूँ आप लोग उसे नहीं समझेंगे, इसलिए कह रहे हैं वीडियो स्किप मत करिएगा, पहले आप मेरा पूरा लेक्चर ले लीजिएगा, उसके बाद तब आप अफीम युद्ध के बारे में मैं बताऊँगी तो आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफीम युद्ध के बारे में। 1829 से 1882 ईस्वी तक में इसका इंट्रोडक्शन पहले मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। तो चीन के इतिहास में अफीम युद्ध सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह युद्ध चीन और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। देखिए कई युद्ध थे जो चीन और जापान के साथ भी लड़े गए थे, लेकिन ये जो बैटल ऑफ अफीम है ये अंग्रेज और जो चीन थे उसके साथ ये लड़ा गया था। और इस युद्ध में चीन की पराजय हुई थी, उसमें उसके ऊपर अपमानजनक संधि भी लगाई गई थी, जो मैं आगे अभी पूरा डिस्कस करूंगी। तो इसकी देखिए कोटेशन मतलब कई लोग क्या क्या कहे हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं यह युद्ध अफीम की आयात के कारण हुआ है, यानी यहाँ पे आयात होता रहता था अफीम, इस वजह से। और देखिए अफीम को पॉपी भी कहते हैं, अफीम को इंग्लिश में पॉपी कहते हैं, POPPY पॉपी। तो ये पॉपी कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि ये अफीम सिर्फ आयात की वजह से आयात का कारण हुआ है, मतलब जो ये अफीम युद्ध हुआ था वो सिर्फ आयात के कारण हुआ है। और जॉन किंग फेयरबैंक कहते हैं इस युद्ध का कारण पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृतियों के बीच टकराव था। ये जॉन किंग फेयरबैंक का कहना है। और माइकल ग्रीनबर्ग का कहना है कि अंग्रेज चीन को विश्व के स्वतंत्र व्यापार के लिए खुलवाना चाहते थे। तो यहाँ पे तीन अलग अलग जो उन लोगों थे ना उनकी कोटेशन ये थी कि उन लोगों ने अलग अलग मत अपना दिए थे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अफीम युद्ध के कारण जो थे कॉजेज टू बैटल ऑफ अफीम के बारे में। तो इस युद्ध में देखिए पहली पॉइंट ये है कि इस युद्ध को भड़काने के लिए विभिन्न कारण मौजूद थे, जिसमें से एक कारण कैंटन व्यापार प्रणाली थी। देखिए ये कैंटन जो व्यापार प्रणाली थी इससे तो ब्रिटिशों ने सोचा कि पूरी तरह से लाभ उठा लें, लेकिन लास्ट में जब ये हारने लगती तो यही कैंटन व्यापार जो मतलब कैंटन जो था ये बंदरगाह था, तो इसके अलावा एक 5 और संधि के रूप में देना पड़ गया था उन लोगों को। तो खैर कैंटन व्यापार प्रणाली थी, इसे 1757 ईस्वी में लागू किया गया था कि व्यापार गतिविधियों को नियंत्रण किया जाए। इसलिए किया गया था लागू कि व्यापार गतिविधियों को नियंत्रण किया जाएगा। और इस प्रणाली में कुछ विदेशी कुआंग चोऊ के बंदरगाह में, ये बंदरगाह का नाम है कुआंग चोऊ के बंदरगाह में प्रवेश कर सकते थे। यह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए असंतोष का विषय था, क्योंकि
कोरियावासी जापानी तथा रूसी अन्य अतिरिक्त बंदरगाह में प्रवेश करते थे। देखिए, अंग्रेज़ों को इस वजह से ये परेशानी हुई थी क्योंकि अगर वहाँ पे यहाँ पे ये दिखाया है कि विदेशी मतलब कुआंगचोउ बंदरगाह में प्रवेश कर सकते थे, तो ब्रिटिश के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं अनदर जो भी मतलब अदर कंट्री थी, जैसे कोसिया, जापानी, रूस जो थे, इनके मतलब जो निजी व्यापार थे या उन लोगों की कोई भी वो रहती थी उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे। इस वजह से ये उन लोगों को बहुत बड़ा मसला हो गया था। तो अफीम युद्ध का पहला कारण ये बन जाता है। और सेकेंड पॉइंट है, इन विदेशी व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के करों द्वारा शोषित किया जाता था। इसमें चुंगी की दर कम थी, लेकिन जो कर वसूली थी उसे 2 गुना से 4 गुना कर दिया गया था। अतः इस विषय से परेशान होकर 1834 ईस्वी में निपियर कांड हुआ था। इसी वजह से निपियर कांड हुआ था 1834 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंतर्गत करों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश व्यापार ने मुख्य अधीक्षक ने चीनी वायसराय से संपर्क की मांग की थी, जो कि ठुकरा दी गई थी। यानी चीनी के जो थे वो चीनी सरकार कौन थी? मांचू सरकार, यानी चीन की जो सरकार थी उसका नाम मांचू है। तो मांचू जो वहाँ के चीन के वायसराय से जो संपर्क किया था उसने ठुकरा दिया था, जिससे अफीम के युद्ध का कारण बन गया था। तो सेकेंड पॉइंट में क्या दिखाया था? नेपियर कांड हुआ था और उसमें जो कर वसूली थी उसको 2 गुना से 4 गुना कर दिया गया था। इसी वजह से ये उन्होंने ब्रिटिश ने मांग की थी, जो कि चीन वालों ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से ये युद्ध का कारण बन गया था। और तीसरी पॉइंट बनती है कैंटन व्यापार प्रणाली, जो फर्स्ट में थी कैंटन व्यापार प्रणाली के बारे में। तो वही है, कैंटन व्यापार प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को वर्ष में केवल अगस्त से मार्च तक के महीने में कुआंगचोउ में रहने दिया जाता था। ओनली अगस्त टू मार्च तक के जितने मतलब सिर्फ इतने ही मंथ तक में उन लोगों को कुआंगचोउ में रहने के लिए दिया जाता था। इसके बाद वो मकाओ बंदरगाह वापस चले जाते थे। मकाओ बंदरगाह में वो वापस चले जाते थे। कौन? ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के लिए सुविधाजनक नहीं था। यह सब प्रतिबंध अंग्रेजी व्यापारियों के लिए बाध्य नहीं था। इसके बावजूद भी अंग्रेजी व्यापार काफ़ी कमाते थे। यानी ये नहीं का ये कारण नहीं बना था सिर्फ अफीम युद्ध, मतलब अफीम की जहाँ रोक लगाई गई थी वहाँ से ये युद्ध आरंभ हो गया था। इनके कमाने का प्रमुख कारण अफीम का व्यापार था। मकाओ के निकट लिंगटिंग तक पहुंचने के लिए लिंगटिंग द्वीप के आसपास जहाज लंगर डाले खड़े रहते थे। अफीम को व्यापारियों तक पहुंचाकर चीन के आंतरिक हिस्सों में भेज दिया जाता था ना। तो इसलिए अब देखिए जो क्या नाम है इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो लिंगटिंग द्वीप में किए जा रहे व्यापार मांचू सरकार यानी चीन की सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया था। इस अफीम के व्यापार के कारण दोनों देशों के बीच का तनाव और अधिक बढ़ गया था। शुरुआत में अफीम का इस्तेमाल दवाई के लिए किया जाता था, लेकिन 17वीं शताब्दी में चीनियों ने नशे के लिए अफीम का इस्तेमाल किया। कौन किया था अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए? तो चीन वासियों ने अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए किया था। परिणाम स्वरूप 1729 ईस्वी में इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी जो आता था चीन में अफीम, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अफीम की तस्करी जारी रही। तो नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी तथा ब्रिटिश के बीच तनाव का एक कारण समय समय पर उठने वाले न्यायिक मुद्दे थे, जो 1784 में लेडी ह्यूज नामक विदेशी जहाज में हुई गोलाबारी में 2 चीनियों की जान चली गई थी। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी और कुआंगचोउ सरकार ने गोलाबारी करने के बाद जो गोलाबारी करने वाले को फांसी दे दी गई थी। यानी फांसी दे दिए थे। कौन? कुआंगचाओ सरकार थी, उसने गोलाबारी करने वाले जो 2 मतलब सब थे, उनको फांसी दे दी गई थी। और 1821 ईस्वी में टोपाज के जहाज के नायकों ने 2 चीनियों को मार दिया था और अनेकों को घायल कर दिया था। चीनी संपत्ति को हानि पहुंची, परंतु नाविक किसी भी प्रकार का दंड भुगतने के लिए तैयार नहीं थे।
इसलिए अंत में मांचू सरकार यानी चीन की जो सरकार थी उन दोषियों को छोड़ दिया, जिनसे चीनी वासियों को मांचू सरकार से रुष्ट हो गई थी, मतलब रुष्ट हो गई थी, उनके खिलाफ हो गई थी। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ दो जो यहाँ पे थे चीनी सरकार जो थे, दो जो मारे गए थे उनको तो उन्होंने फांसी दे दिया, और जो 1821 ईस्वी में टोपाज की जो जहाज में मतलब जो चीनियों को मार दिया गया था और घायल हो गए थे, लेकिन उसमें जो मांचू सरकार थी मतलब उन दोषियों को जो थे वो छोड़ दिए थे। इस वजह से चीनी वासी जो थे बहुत रुष्ट हो गए थे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है काउटाऊ की प्रथा। काउटाऊ की प्रथा जो थी ये एक प्रथा थी, मतलब जो ये इन दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न करने के एक और कारण काउटाऊ की प्रथा थी। इसके अंतर्गत सभी अफसर शासक के सामने घुटने टेक कर प्रणाम करते थे। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसका पालन करने के लिए दो ब्रिटिश अधिकारियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह उसे अपमानजनक समझते थे। इस रवैये से मांचू सम्राट इन अपमानजनक व्यवहारों से रुष्ट हो गई और यही युद्ध का कारण बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनके बीच युद्ध का कारण अफीम था। अफीम का व्यापार रोकने के लिए लिंग जिंच का कैप्टन भेजा गया। उस सबसे पहले अफीम व्यापार को सबसे बड़ी कंपनी मालिक के डेंट का कारावास यानी जेल भेज दिया था। यानी जो लिंग जिंस ने जो कैप्टन था वो सबसे पहले अफीम व्यापार के सबसे बड़े कंपनी के मालिक जो थे डेंट को जेल भेज दिया था, और इस प्रकार लिंग ने सरकार के आदेश का सख्ती से पालन किया, और इस प्रकार अफीम के विरुद्ध युद्ध का पालन का दौर चीनियों ने जीत लिया था। पहले तो चीनियों ने जीत लिया था, लेकिन अंत में क्या होता है देखिए उसका परिणाम क्या निकलता है अफीम युद्ध का। तो लिंग जिंशु जो इस कदम में अंग्रेज़ों को हानि पहुंची, क्योंकि अफीम का जो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता रहता था सब कुछ उसमें अंग्रेज़ों का मेन हाथ रहता था, तो इस वजह से उनकी हानि होने लगी थी। अब युद्ध के अलावा अंग्रेज़ों के पास और कोई मार्ग नहीं बचा था। इस वजह से यहाँ पर 1840 ईस्वी में अफीम युद्ध के बारे में मतलब 16 जनवरी 1840 ईस्वी में अफीम युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो देखिए कैसे अब इस युद्ध में अंग्रेज़ों के पास कोई मतलब युद्ध के अलावा अंग्रेज़ों के पास और कोई मार्ग शेष नहीं बचा था। इसलिए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 16 जनवरी 1840 ईस्वी में कर दी। इसी कारण यह युद्ध अफीम युद्ध कहलाया। इस युद्ध में चीन की पराजय हुई और चीन के ऊपर एक अपमानजनक संधि लगाई गई, जो कि नॉनकिंग की संधि कही जाती है, 1842 में लगाई गई थी। इस संधि के अंतर्गत चीन को अंग्रेज़ों को जो चीन की सरकार थी वो अंग्रेज़ों को 2 करोड़ 10 लाख चांदी के डॉलर को हर्जाने के रूप में देती, और कैप्टन के अलावा जो कैंटन जो बंदरगाह था वो कैंटन के अलावा भी मैंने शुरू में बताया था जो कैंटन था वो सिर्फ एक तो उस पर मतलब एक पूरी तरह से तो चीन ने उस पर कंट्रोल किया था, लेकिन यही आगे चलकर उसकी बड़ी गलती हो जाती है। जो वहाँ पर जो जैसे गुआंगचोऊ में मतलब सिर्फ रहने के लिए मार्च से अगस्त तक रहने के लिए दिया गया था, उसमें भी उन लोग अंग्रेज़ों को हानि पहुँचती थी। उसके बाद जो कैंटन की जो कैंटन प्रणाली थी उसमें भी ये दिखाया कि उसमें सिर्फ मतलब पढ़ने में पूरी जितनी थी कि उसमें भी पूरी तरह से सिर्फ व्यापार करने के लिए थोड़ी देर रहते थे वहाँ के बंदरगाह, फिर ये करते हुए तो वहाँ में जो कैंटन के अलावा 5 और बंदरगाह अंग्रेज़ों को देने पड़े। अभी तो वो एक देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो भी दी और साथ में 5 और दी, अंग्रेज़ी व्यापारियों को दिया, और उसके परिवारों के आवास के लिए भी खोल दिए गए थे। कौन? ये जो बंदरगाह थे पूरे 5, उनके परिवारों के आवास के लिए भी खोल दिए गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को नोट्स पूरी तरह समझ में आ गई होगा। समझ में आ गई है तो फिर कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।